नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक कहावत है कि ऊंट पहाड़ के नीचे जब कभी आता है और जब आता है तब उसे पता लगता है कि दुनिया में उसका कद आखिर कितना छोटा है। जस्टिस यशवंत के मामले में यही सब हो रहा है। जस्टिस वर्मा के घर में हुए अग्निकांड के बाद मौके पर जो रुपए के ढेर मिले, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। वर्मा के सरकारी आवास से कथित नकदी बरामद होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच के दौरान वर्मा न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। सीजीआई संजीव खन्ना ने जिन 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, उसमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस अन्नू शिवारमन शामिल है। सीजीआई खन्ना ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर कैश मिलने के मामले में एक रिपोर्ट पहले ही भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी गई थी। बताया जा रहा था कि जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में सबूत और सूचनाएं जुटाने के लिए इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू कर दी और शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट पेश कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और फिर कोई कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा का व्यवहार कैसा है। जस्टिस वर्मा ना भले आदमी है और ना ही व्यवहारिक है। वे ना दूध के धुले हैं और ना ही महाकुंभ में उन्होंने कोई डुबकी लगाई। नोटों से उनका पुराना प्रेम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में यूपी की सिंभा वाली शुगर मिल में एक गड़बड़ी के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। जस्टिस वर्मा 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बनाए जाने से पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। जस्टिस यशवंत वर्मा 56 इंच के सीने वाले जस्टिस हैं। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर नोट बरामद होने वाले विवाद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी कम से कम गूगल के पास तो नहीं है, लेकिन गुरु बताते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई रूप देखे जा सकते हैं, जैसे रिश्वतखोरी, पक्षपात, राजनीतिक दबाव और पारदर्शिता की कमी। निचली अदालतों से लेकर उच्च स्तर तक कुछ मामलों में जजों और अदालतों के कर्मचारी पर भी अनुचित प्रभाव डालने या लाभ लेने के आरोप लगे हैं। उदाहरण के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे कट्टाजू ने न्यायिक भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया था और 2012 में कैश फॉर वेल घोटाले ने सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें जमानत के लिए पैसे लेने के आरोप लगे थे। इसके अलावा लंबित मामलों की भारी संख्या मार्च 2025 तक 4.7 करोड़ से अधिक और न्यायिक नियुक्तियों में देरी भी भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया को धीमा और अपारदर्शी बनाता है। जहां तक मुझे याद है कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी जजों के खिलाफ कार्रवाई करने में भारत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी रामास्वामी पर वित्तीय अनियमितताओं और कदाचार के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन यह आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका और असफल रहा। यह भारत में पहला मौका था जब किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव वोटिंग तक पहुंच गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ समय समय पर महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई, जैसे कि जस्टिस सौमित्र सेन कोलकाता हाई कोर्ट के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उनका इस्तीफा ले लिया गया। इसी तरह कुछ अन्य मामलों में जजों ने जांच या महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है कि जस्टिस वर्मा के मामले में भी कुछ ऐसा होने वाला है। न्यायपालिका की बदनामी बचने के लिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच का कोई नतीजा जनता के सामने नहीं आएगा। भारत का मीडिया भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई नई खोज नहीं कर पाएगा। कोई राजनीतिक दल तो इस मुद्दे पर कुछ बोलने वाला भी नहीं है। हमारे यहाँ जस्टिस के लिए चुने जाने वाले लोग इनजस्टिस भी करें तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आसानी से नहीं होती है। जस्टिस साहब को कंबल ओढ़कर घी पीने की आज़ादी अघोषित रूप से दी जाती है। ठीक उसी तरह जैसे जस्टिस मिश्रा को बलात्कार के मामले में ये कहने की आज़ादी है कि किसी लड़की के स्तन छूना, उनका नाड़ा खोलना बलात्कार नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।